बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और दोस्तों, राना अमजद अली एडवोकेट आपके सामने हाज़िर हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बे कायनात आप सबको खुशियाँ अता फ़रमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आपको आसानियाँ पैदा करने वाला जो है वो बना दे। मैं आज के अपने टॉपिक का आगाज़ करता हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ये मुख्तलिफ़ अंदाज से हम देखते हैं पर्सनैलिटी को बेहतर करने के हवाले से, ग्रूम करने के हवाले से, डेवलप करने के हवाले से। आम तौर पे हम जो इसका मतलब लेते हैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो ये होता है कि आपने इस तरीके से डेवलप करना है कि आपके अंदर और आपके बाहर एक ऐसी पॉजिटिव तब्दीली आए, एक ऐसी पॉजिटिव चेंज आए जो कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार पैदा कर दे। वो निखार जो है वो डेवलपमेंट है, वो निखार जो है वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है। तो अब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी में चेंज है, ये अब दो किस्म का हमने ज़िक्र किया है कि आपके अंदर तब्दीली और आपके बाहर तब्दीली। अब अंदर की तब्दीली आपको पॉजिटिव बनाती है, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स से लोगों के सामने आपका मिलन मिलाप, आपका मेल जोल, आपका प्यार, आपका मोहब्बत, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, आपके दूसरों के साथ इखलास, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से निकलती हैं, आपके दिल से निकलती हैं। और जो बाहर वाली तब्दीली है वो आपकी ज़ुबान से भी निकलती है, आपके देखने का अंदाज़, आपकी आँखों में हया, गुफ्तगू का तरीक़ेकार, और उसके बाद जो चीज़ होती है वो आपकी ओवरऑल जो है लुक होती है, सर के बाल से लेके पाँव के अंगूठे तक। तो ये जो पॉजिटिव चेंज है जो आपकी पर्सनैलिटी को निखार देती है, और फिर इसका जो प्रेजेंटेशन दूसरे अहबाब के ऊपर होती है वो ये होती है कि वो उसको अच्छा फील करते हैं। आप पॉजिटिवली चेंज होते तो वो भी आपको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ये रेज़ होती हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रेज़ आपकी बॉडी से निकलती हैं जो सर्कुलेट करती हैं एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, और अपने मुतलका जो जुड़े हुए लोग हैं जिनका कनेक्शन आपसे मिलता जुलता है, जिनकी रेज़ आपसे मिलती जुलती है, उनके साथ जाके कनेक्ट होती हैं और वो भी उसी तरीके से जो है वो फील करते हैं इस चीज़ को। तो ये पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर से, आपकी बॉडी से निकलती हैं जो है वो सराउंडिंग में जो है वो चली जाती हैं। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, पर्सनैलिटी में तब्दीली इस तरीके से होनी चाहिए, आपकी शख्सियत इस तरीके से निखरनी चाहिए कि लोग, अहबाब, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट आपको एक्सेप्ट करे और आपको अच्छा महसूस करे। आपको ऐसा एक इमेज मिले कि आप ब्रांड बन गए हैं। बी ए ब्रांड, बी ए ब्रांड, बी ए ब्रांड, एक ब्रांड बन गए हैं। हम मतलब मिसाल लें तो सबसे बड़ी मिसाल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास है। वो हर हवाले से एक जो है वो पॉजिटिव शख्सियत, पॉजिटिव पर्सनैलिटी और रोल मॉडल पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अब आगे हम आते हैं तो हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं, तो उनका ज़ाहरी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी पर्सनैलिटी भी आप उनको देख ले तो एक आइडलाइज़ आप उसको करेंगे, लोग करते भी, हम भी करते हैं, हमारी भी वो पर्सनैलिटी है, एक रोल मॉडल है। और एज एन एडवोकेट, एक वकील के तौर पे भी, चूँकि मेरा उनके साथ एक रूहानी रिलेशन है, तो मैं तो उनको मॉडलाइज़ करता हूँ।
मैं तो उनको ज़रूर जो है वो मॉडलाइज करता हूँ। तो हम सब भी करते हैं, अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी है, इसी तरीके से बेशुमार शख्सियात हैं जिनको हम मॉडलाइज जो है वो करते हैं। अब जो चीज़ ज़रूरी होती है, मैं एक चीज़ मतलब आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होता है। पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपने कुछ किसी तरीके से स्ट्रगल की, जो हम आपको डिस्कस भी करेंगे कि लवाज़मत क्या, कैसे हम पर्सनैलिटी को बेहतर करने जा रहे हैं, आपसे भी मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। अब उसके बाद जो उसकी आउटपुट भी आती है, तो इनपुट से लेके आउटपुट तक एक पूरा प्रोसेस है। अब मतलब हम मिसाल लें, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम मिसाल लेते हैं एक पौधे की, एक फलदार पौधे की। आप देखें कि अब पौधा एक बड़ा हो चुका है और लोग उसका फल खा रहे हैं, उसकी मिठास से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। एप्पल की मिसाल ले लें, मैंगो की मिसाल ले लें, नाशपाती ले लें, आप ग्रेप्स की मिसाल ले लें, बेशुमार फ्रूट्स हैं जो लोग खाते हैं और अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारते हैं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तुमने इतने खूबसूरत फ्रूट फल हमें जो है वो दिए। लेकिन वो जो फल हमारे पास आज पहुंचा है पकी हुई हालत में, एक बेहतरीन शेप में और बेहतरीन टेस्ट में, वो आपने देखा है कि उसका प्रोसीजर क्या था, वो कैसे यहाँ तक हमारे पास पहुँचा है। अब जब हम उसकी इब्तिदा पे गौर करते हैं तो एक बीज होता है और वो बीज जो है एक प्रोसेस से गुजर के जो है वो फल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर रिसाइकल होता है। अब हम जब बीज को देखते हैं कि बीज हमने किसी फल का, किसी फसल का जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, उसका हम ज़मीन में बोना होता है, तो सबसे पहले हम जब बीज बोते हैं, फसल के लिए बीज बोते हैं, तो हमारे पास हमारे खेत खलियान होते हैं, तो हमारी फील्ड्स होती हैं। हम उसमें बीज जो है फेंकने से पहले क्या करते हैं, देखते हैं ज़मीन की नेचर को, ज़मीन की फितरत को, कलराठी है या शोरज़दा है, पानी वाली है, बरानी है, या ये कि एक मैदानी इलाके वाली है, ज़रखेज़ मिट्टी है। अब जब उसको देखते हैं तो ये सारी, अगर कोई भी मिट्टी वहाँ पे देखते हैं कि ये ज़रखेज़ मिट्टी है, तो अगला स्टेप आपका ये होता है, जो किसान देखते हैं बीज बोने से पहले, हल चलाने से पहले, कि क्या इसमें वत्तर है, क्या ये खेत जो है वत्तर है। यानी वत्तर का मतलब ये होता है कि ना ही ज़्यादा गीली हो ना ही ज़्यादा खुश्क हो। ये ना हो कि खुश्क इतनी हो कि उसके ऊपर हल चलाया जाए तो हल ही ना चले, और गीली इतनी हो या नरम इतनी हो कि उसके ऊपर हम हल चलाए तो हल उसमें फंस जाए। तो दरमियानी उसकी जो है हमें कंडीशन इसमें चाहिए होती है ज़मीन के हवाले से कि अब ये वत्तर में है। तो हम जब देखते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक है, तो हम कहते हैं कि अब ये वत्तर है, तो अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अगला प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि अब हम इसके ऊपर हल चलाते हैं। हल चलती है, मिट्टी नरम होती है। जब मिट्टी नरम होती है तो किसान क्या करता है कि वो बीज पकड़ता है, झोली पीछे बांधता है और इस तरीके से उसका छिड़काव करता चला जाता है। तो उधर हल लग रहा है, साथ साथ ज़मीन में बीज फेंका जा रहा है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो साथ ही एक और चीज़ जो है वो एक लकड़ी का एक बड़ा वज़नी सा तना होता है जिसको हम सुहागा कहते हैं, वो जो है ट्रैक्टर के पीछे या बैल के पीछे या मशीन के पीछे बांध के जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो फेरा जाता है। अब क्या होता है कि ऊपर से ज़मीन जो है वो प्लेन हो जाती है, प्लेन कर दी जाती है ताकि वो प्लेन हो, और जब पानी देने की ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर पूरी खेत में, पूरे खेत के अंदर जो है हर जगह पे, हर पार्ट ऑफ द फील्ड में प्रॉपर जो है वो पानी पहुंच जाए। अब आपने वहाँ पे किया क्या है, आपने उसके ऊपर सुहागा भी फेर दिया है। अब नेक्स्ट जो उसका होता है कि अब हमने इसके ऊपर जो है ना वो खाद डालनी। हम खाद डालते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद, और फिर उसको हम पानी देते हैं।
अब ये प्रोसेस चलता है और हम क्या करते हैं कि पानी देने के बाद वो जब बड़ी होना शुरू हो जाती है, फिर उसके ऊपर हम एक और खाद का छिड़काव करते हैं ताकि वो रिज़ल्ट ज़्यादा दे, वो फसल ज़्यादा दे, वो फ्रूट जो है वो हमें ज़्यादा दे, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा है। तो फिर खाद हम उसके ऊपर देते हैं और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो जो फलदार पौधे होते हैं, जो फसल होती हैं, उसको इर्द गिर्द जो है वो कुछ पैरासाइट जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको भी ख़त्म करते हैं, फिर उनको मेडिसिन उनके ऊपर करते हैं, पेस्टिसाइड जो है वो वहाँ पे डालते हैं। और अगर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो उसको बचाने के लिए फसल को इंसेक्टिसाइड जो है वो उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। हर तरीके से उसकी हिफाजत की जाती है कि एक पौधा, एक की मिसाल हम लेते हैं कि उसको अच्छे तरीके से जो है नरिशमेंट हो और वो अपने इन फुल स्विंग आए, जो है पूरा वो जवान हो जाए। अब उसका हम प्रॉपर निगहदाश्त करते हैं, प्रॉपर जो है उसका हम ख्याल रखते हैं, तो वो वक़्त के साथ साथ बड़ा होता चला जाता है और फिर उसके ऊपर जो है उसका फूल लगते हैं और फूल के बाद जो है उसका फल लगता है और वो फल जो है फिर सारे जो है इंसान और हैवान जो है जिन जिन की पहुंच में होता है वो खाते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस एक बीज से लेके एक फल बनने तक एक पूरा प्रोसेस है। अब एक बीज जो है डेवलप हुआ है फ्रूट में, अब पूरी एक एक्सरसाइज हुई है, उसमें बेशुमार चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं और वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने के बाद जो है हम एक उस लेवल पे, उस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि जहाँ पे अब वो पौधा जो है वो दुनिया को बेनिफिट दे रहा है, अपने फल दे रहा है। तो बीज से एक फल बनने का अमल कठिन मरहला है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। इसी तरीके से अगर हम जब देखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है और उसने चेंज होना है, उसके अंदर और बाहर ज़ाहरी और बातनी तौर पे तब्दीली आनी है और वो भी पॉजिटिव तब्दीली, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये भी थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप थोड़ी सी ग्रिप कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ जो है आप इसके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि एक टीचर हैं हम, तो एज ए टीचर वी आर रोल मॉडल फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर कोलीग्स, और उसी तरीके से हमने रिज़ल्ट देना होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। तो ओवरऑल एज ए टीचर हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, हमें ज़ुबान का भी मीठा होना पड़ता है, हमारा जो वियर एंड टीयर है, जो हमारी ड्रेसिंग है, उसका भी हमें प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो बच्चों के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ना जाए। अब इस टीचर के प्रोफेशन में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, दोनों की ड्रेसिंग बड़ी काउंट करती है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो एज ए रोल मॉडल आप उनके लिए बन जाते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन से आप अटैच हैं, किसी भी प्रोफेशन से आप अटैच हैं, तो उस प्रोफेशन के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जो है वो चीज़ें दरकार होती हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके ऊपर हमें अमल करना होता है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ, चीदा चीदा पचीदे चीज़ें जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में आपको असिस्ट करेंगी, या यूँ भी कह लें कि ये चीज़ें एसेंशियल पार्ट हैं फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये भी मैं गुजारिश करूं कि अब तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया है प्रैक्टिकल लाइफ में आए हुए, तो बेशुमार असातिज़ा से सीखने का मौका मिला, चाइनीज़ भी, मलेशियन भी, पाकिस्तानी भी। तो उन्होंने हमें जो है वो रगड़ा लगाया हमारे ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, तो उन्होंने हमें पॉजिटिव किया। अब ये सारी चीज़ें मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो एसेंशियल हैं या लवाजमात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमने की हुई हैं और वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये किताबी चीज़ें नहीं हैं, किताबों में भी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि हमें ये इस दुनिया ने सिखाया है। और वो क्या कहते हैं कि वो किताबों में दर्ज था ही नहीं,
जो पढ़ाया सबक ज़माने ने, किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने में। और ये सारा प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्ट है ऑफ माई लाइफ विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल। तो जो पहला एसेंशियल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये होती है कि आपका कोई रोल मॉडल हो। आप पर्सनैलिटी ग्रो करना चाह रहे हैं, ग्रूम करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आप को बेहतर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास टारगेट होना चाहिए कि मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा बनना है। कोई पर्सनैलिटी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनकी सहाबाए किराम, ताबईन, तिबा ताबईन, बुज़ुर्गान दीन, उलमाए किराम, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, वेलफेयर के जो काम करती हैं वो पर्सनैलिटीज़, आपका प्रोफेशन, आप वकील हैं तो आपके प्रोफेशन में कोई कामयाब वकील, आप टीचर हैं तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एजुकेशनल पर्सनैलिटी आपके पास, आप डॉक्टर हैं तो आप किस डॉक्टर को मॉडलाइज़ करने जा रहे हैं, आप इंजीनियर हैं फिर भी आपके सामने जो है वो चीज़ें मौजूद होंगी। आप पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, ड्रेसिंग वाइज करना चाह रहे हैं तो आपके सामने कौन सी ऐसी मतलब पर्सनैलिटी है तो आपने उनको मॉडलाइज़ करना है। जैसे मैंने अभी गुजारिश की कायदे आज़म मोहम्मद अल जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, आप उनकी पर्सनैलिटी को मॉडलाइज़ कर सकते हैं। आप लेडीज़ हैं तो आप देखें कि लेडीज़ के हवाले से आप किन किन को जो है वो चाह रहे हैं, किन को मॉडलाइज़ करना चाह रहे हैं, किन की आपको ड्रेसिंग पसंद है, हेयर स्टाइल पसंद है, बात करने का अंदाज़ आपको जो है वो अच्छा लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो जो है, बल्कि ये कि बॉडी लैंग्वेज के हवाले से ये कि बॉडी भी इंसान से बातें करती है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपके जिस्म की हरकत व सकनात होती हैं, आपकी देखने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, आपके हेयर स्टाइल, आपके हाथों का जो है वो अंदाज़, ये सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती हैं। और जब आप नहीं बोल रहे होते तो आपकी पर्सनैलिटी अगले बंदे को बता रही होती है कि आप क्या हैं। तो मॉडलाइज़ करें किसी को भी आप जो है वो मॉडलाइज़ करें कि ये मेरा मॉडल है, ये मेरा रोल मॉडल है, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं इसको मॉडलाइज़ करना चाह रहा हूँ, ये मेरे टीचर हैं, ये मेरी टीचर हैं, मैं इनको मॉडलाइज़ करना चाह रहा हूँ। क्योंकि बच्चे तो, अगर हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चे तो मॉडलाइज़ करते हैं, छोटे छोटे ज़हन होते हैं, स्लेट की तरह खाली होते हैं और वो टीचरों को देख रहे होते हैं, लेडीज़ टीचर है, फीमेल जेंट्स टीचर, उनको देख रहे होते हैं कि हमने किन को मॉडलाइज़ करना है और उनकी शख्सियत को फिर वो अपनी शख्सियत पे तारी करने की कोशिश करते हैं। ये एज ए स्टूडेंट मेरा एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है, और एज ए टीचर लोग, स्टूडेंट्स आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने देख, तो मॉडलाइज ज़रूरी है। आपने रोल मॉडल सबसे पहले सिलेक्ट करना जिसकी तस्वीर सामने हो और आप चाहते हैं कि मैं ज़ाहरी और बातनी तौर पर इस शख्स की तरह जो है बनना चाहता हूँ। उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियाँ आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उस रोड मैप के ऊपर जो है वो चलें। और रोड मैप की बात हो रही है तो दूसरी जो चीज़ इसमें है किसी को मॉडलाइज करने के बाद वो है प्लान, रोड मैप, कि आपको अपने टीचर को जो है मॉडलाइज कर लिया है, आपने टीचर को मॉडलाइज कर लिया है, तो अब मैंने मतलब कैसे इनके नक्शे कदम पे चलना है, कैसे मैंने इन जैसा हो जाना है, तो आपने प्लान करना है पूरी पर्सनैलिटी के हवाले से, अंदरूनी तौर पे भी और ज़ाहरी तौर पे भी। और मैं मतलब एक मिसाल, जब मैं पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से मैंने लॉ किया इसी हवाले से, तो उसमें जब हम पार्ट 1 में थे तो वहाँ पे जो एनुअल फंक्शन होते वहाँ पे हमें कुछ करने का मौका मिला। तो मेरे हिस्से में जो आया वो हमारे जो सर थे, हमारे जो डीन थे, जो हेड थे, ऑनर थे हमारे स्कूल कॉलेज के, उनकी पर्सनैलिटी को जो है वो कॉपी करना है। सर हुमायूं एहसान साहब हमारे लीजेंड पर्सनैलिटी है, हमारे वेल नॉन जो है वो लॉयर है, कानूनदान है, तो उनको मतलब मेरी जो है मेरे हिस्से में आया कि इनको करना है।
अब जब मैं उनको देख रहा था वही बात आ रही कि मॉडलाइज करना है, इसको कॉपी करना है, इनको कॉपी करना है। तो अब हम चूँकि देख रहे थे उनकी शख्सियत को, उनका स्पेशल लेक्चर भी होता था हमारे पास हम सुनते भी थे, तो अच्छा लगता था उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनकी बातें सुन के, मतलब लॉजिकल बातें उनकी होती थी। तो एंड में जब ट्रायल हो रहे थे तो मेरे साथ एक और दोस्त थे कि जो मतलब इसमें निकल के आए थे कि हमने इनकी पैरोडी करनी है सर हुमायूं एहसान साहब की, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में। तो अब हमारा जो है वो टेस्ट वहाँ पे लिया गया हॉल के अंदर। जब टेस्ट ले रहे हैं तो बिलीव यू मी कि मतलब जो हम देखते हैं कि मैं उससे विन कर गया, और उसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और मतलब उनकी और मेरी परफॉर्मेंस में फ़र्क क्या था कि सर हुमायूं एहसान की एक आदत थी कि वो हाथ पीछे बांध लेते हैं और ये जो है ना एड़ियाँ ऊपर उठा के पंजों के बल पे हल्का सा वो खड़ा होते थे। आज भी उनकी आदत है कि वो थोड़ा जब वो लेक्चर देते खड़े हैं तो ऐसे थोड़ा सा एड़ियाँ उठा लेते थे। तो मैंने वो उठाई और उस लड़के ने वो नहीं उठाई, जिसकी वजह से मुझे जो है ना मतलब उसमें मतलब सिलेक्शन मिल गई। बहरहाल ये एक बात बता रहा हूँ कि मॉडलाइज करना वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमने उनकी पर्सनैलिटी को देखा। आज भी उनकी पर्सनैलिटी के साथ हमारी पर्सनैलिटी में मौजूद है। आज भी हमारे वो ग्रेट टीचर की तरह हमारे जहनों में वो मतलब एक नक्श जो है वो रखते हैं। तो उसके बाद प्लान करना, तो हमने भी तो प्लान किया था उनको कि हमने कैसे इनको इनके मतलब कॉपी हमने इनकी करनी है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमने फिर उसका जो ड्राफ्ट भी तैयार किया उनकी बातों के हवाले से मज़ाहिया अंदाज में, वो भी हमने तैयार किया। तो प्लान जो आपने टारगेट सेट किया है मॉडलाइज करने के लिए फॉर डेवलपमेंट योर पर्सनैलिटी, फॉर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आपने वो प्लान करना है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ और मैंने इसके मुताबिक जो है वो चलना है। अब जैसे मैंने कहा कि हमने ड्राफ्टिंग की, तो अब जो दूसरा तीसरा स्टेप है इसके अंदर कि नॉलेज आपने हासिल करना है उस पर्सनैलिटी के मतलब कि ये कैसी है, और फिर नॉलेज आपने हासिल करना है कि मैं इनको कैसे इनको फॉलो कर सकता हूँ, उनके मुताबिक मैं कैसे हो सकता हूँ, कैसे मैं जो है वो चल सकता हूँ। आपका सोशल मीडिया इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एक लफ्ज़ लिखते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस आर ओवर देयर, आप उनमें से चूज़ करते हैं। आप बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेट को किसी भी अंदाज में सर्च करते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाते हैं, आप प्रिंट मीडिया पे आप लोग जाते हैं, आप सीनियर के साथ बैठते हैं, आप बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं, आप उनसे क्वेश्चन और आंसर करते हैं, उनसे जो है वो नॉलेज लेते हैं, उनसे जो है वो नॉलेज गेन करते हैं कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप करूं, मैं अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से जो है डेवलप करूं। तो नॉलेज आपने गेन करना है किसी भी तरीके से जो है वो, जैसे मैंने बताया कि वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस से भी आती हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये तो बहुत ही आला बात है कि आप अपने एक्सपीरियंस को जो है बेस बना के जो है आगे जो है वो बढ़ रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। अब इसके बाद जो मतलब हमारे पास जो चौथी चीज़ आती है पर्सनैलिटी पॉजिटिवली डेवलप करने के लिए, वो है करैक्टर, करैक्टर बिल्डिंग, पॉजिटिव करैक्टर, अच्छा करैक्टर, कि जब आप गुजरें तो लोग आपके बारे में कभी भी नेगेटिव रिमार्क्स ना दें। आजकल इश्यूज़ हैं, मतलब हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मामलात हैं, इश्यूज़ बने हुए हैं। अभी रिसेंटली LGS का लाहौर ग्रामर स्कूल का एक वाक़या गुजरा है हरासमेंट के हवाले से। तो दिस इज़ नॉट ए करैक्टर। हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसको मैं हम फिर किसी मतलब टॉपिक में मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा कि आप उसमें जो स्टेक होल्डर थे, ठीक है, जिनका करैक्टर होना चाहिए था उनका करैक्टर नहीं है। सबसे पहले एक टीचर है, ठीक है, फिर इसमें दूसरा स्टेक होल्डर पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आती है, मैनेजमेंट आती है, और उसके बाद जो खुद स्टूडेंट्स जो है वो होते हैं। इनका अपना अपना एक रोल है, एक करैक्टर है जो उन्होंने परफॉर्म करना है अमल करने के तौर पे। और एक करैक्टर वो है जो असल में आपने रिफ्लेक्ट करना होता है, आपकी पर्सनैलिटी में होता है। तो आप कैसे हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में कैसे रिमार्क्स देते हैं, ठीक है। कोई लड़का जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं,
नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा या बुरा। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, आज का जो डिस्कशन हम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, हमें वहाँ पे करैक्टर जो है वो नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, मस्बत अंदाज़े फ़िक्र के फ़िक्र वाला जो है हमें करैक्टर चाहिए। तो वो ले, वो फिर आगे जो है प्रमोट करें। और बेशुमार हमारे टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, जिनके साथ हम आज भी अटैच हैं, मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो स्ट्रॉन्ग है, कभी भी उन्होंने लेट डाउन नहीं होने दिया अपने आप को। ठीक है, तो ये अपने आप के साथ कमिटमेंट भी होती है कि मैंने जो है ना वो अपने करैक्टर को जो है वो मेंटेन करना है, कि कोई भी बंदा जो है मेरी तरफ जो है ना वो गलत अंदाज से उंगली ना उठा सके। आप इतने बेहतर हों, कोई भी आपका साथी, कोई भी आपका स्टूडेंट्स, कोई भी आपका अजीज़ रिश्तेदार, कोई शरीक, कोई भी ऐसा जो है ना वो ऐसा आप मतलब पॉजिटिव आपको करेक्टिव वाइज होना चाहिए कि आपके शरीक जो है वो जल जाएं कि यार ये इतना अच्छा क्यों है। अब राहुल का सॉन्ग है ना, मठी मठी शरीका नू आग लग दी। अपने मतलब स्माइल से, अपने पॉजिटिव करैक्टर से आप उनको आग लगाएं कि मैं ये हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पूरी फैमिली से बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करैक्टर बेहतर है। और इसके लिए आपको जो अगला अमल करना पड़ेगा वो है हार्ड वर्किंग, मेहनत, जो ज़रूरी है आपके लिए। किसके लिए भाई? आप किसी को मॉडलाइज कर रहे हैं, आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं, आप करैक्टर बना रहे हैं, मेहनत हो रही है आपकी, हार्ड वर्किंग आप कर रहे हैं। आपने एक टारगेट फोकस किया हुआ है कि मैंने 6 महीने का टारगेट किया हुआ है और ये 6 महीने में मैंने ऐसा बनना है। इफ़ यू वांट यू कैन बी। आप जो चाहते हैं आप हासिल कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं आप बन सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप कोई इरादा करें और उसके ऊपर अमल ना हो। मैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक मिसाल लेता हूँ। तो एक लेडीज़ रिपोर्टर जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, केम इन टू एग्जिस्टेंस 14 अगस्त 1947, एक इंग्लिश लेडीज़ रिपोर्टर कायदे आज़म का इंटरव्यू लेने आई और उसने एक सवाल किया, जिना कि आप पहले मुस्लिम लीग में नहीं थे, आप कांग्रेस में थे, आपका और उस जब कांग्रेस में थे तो उससे पहले भी सदियां हो गई हैं कि यहाँ पे लोग चाह रहे थे कि हम इस बड़े सगीर में से अपना एक मुल्क अलहदा बना लें, लेकिन नहीं बना सके। क्या वजह है? क्या आपने 1940 में एक करारदाद पास करवाई और 7 साल के कलील अरसे में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे ले आए? इसकी वजह क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बोले कि मैं कोई काम करने से पहले उस पर गौर करता हूँ, उस पर सोचता हूँ। जब मैं सोच लेता हूँ कि मैंने ये काम करना है, तो वो फरमाते हैं कि जब मैं सोच लेता हूँ कि ये काम मैंने करना है तो जिना के कदम उस काम करने के लिए उठ जाते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब चलते चलते जिना के आगे अगर हिमालय पहाड़ आ जाता है तो हिमालय पहाड़ को जो जिना के हौसले के सामने जो है एक साइड पे हटना पड़ता है। कभी भी जिना अपने कदम वापस नहीं मोड़ता। इतना हौसला, इतना करज, इतनी मेहनत कि जब एक चीज़ डिसाइड कर ली तो इसका मतलब है कि उसको करना ही करना है। कमिटमेंट कर ली तो करना ही करना है। वो सलमान खान की एक मूवी है ना, तो उसमें भी वो ये बात कहता है कि जब मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लेता हूँ, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ कोई भी, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। भाई फिर चलना है आपने कमिटमेंट के साथ, हार्ड वर्किंग आपने करनी है, आपने मेहनत करनी है और अपने आप को जो आगे वो लेके जाना है। अब हार्ड वर्किंग जो है ना, ये मतलब मेन एक चीज़ है जो भी आप टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। तो मतलब अब हार्ड वर्किंग विद इखलास, विद मेहनत, विद पॉजिटिव डिटर्मिनेशन,
ये आपने जो है वो करनी होती है। एक मिसाल कोट करता हूँ हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की। तो जब आप ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, तो ये मेरा वजदान है कि वजदानी तौर पे हम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक सवाल पूछते हैं। किसी ने सवाल पूछा, किताबों में लिखा है कि वजदानी तौर पे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुए, उनसे सवाल किया, ए बिलाल ज़रा ये तो बताएं कि आपने इतनी मार खाई, आपके जो आका थे आपको तपती हुई रेत पे लिटाते थे, गर्म रेत पे लिटाते थे, घसीटते थे, बच्चों को लोग दे देते थे गले में रस्सी बांध के, और वो रस्सी पकड़ के आपको जो है वो उस शहर की गलियों में घुमाते थे। आपका जिस्म जो है वो ज़ख्मों से चूर चूर लहू लुहान हो जाता था। वहाँ से बस ना होता तो फिर वो कमरे में बंद कर देते, वहाँ पे आग जलाते, धुआं कर देते, और वो कमरे में बंद करके आपको वहाँ पे उसके अंदर वो जो है वो रहना पड़ता। आपकी छाती पे, आपकी पीठ पे तपते हुए गरम जो है पत्थर रख दिए जाते, कांटों पे घसीटा जाता। बिलाल उस वक़्त आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं ख़रीदा? पहले ही ख़रीद लेते, इतनी मुश्किलात क्यों बर्दाश्त करवाई? तो वजदानी तौर पे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जवाब मिलता है, क्या लोगों तुम ये बात कहते हो? मैं कहता हूँ कि ये ठीक किया उन्होंने। असल में बात ये थी कि पहले था जब मैं कच्चा घड़ा था, पक्का नहीं था। कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा क्या है? आप मार्केट में घड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, सस्ती सी चीज़ लेने के लिए जाते हैं, और जब घड़ा खरीदते हैं आप उसको ठोक में जाके देखते हैं, आवाज़ से पता चलता है कच्चा है कि पक्का। आप कच्चा घड़ा नहीं खरीदते, वापस रख देते हैं। तो कैसे हो सकता था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्चे घड़े को खरीद लेते? वो जो प्रोसेस मेरा था वो पकने का अमल था, मैं उसमें पक रहा था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाजा फरमा रहे थे, और जब मेरा घड़ा पक गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़रीद लिया, क्योंकि उनको पता था कि जन्नत में जो कदमों की आवाज़ जो है वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानी है, और सबसे पहले जो जन्नत में जाने वाले हैं वो बिलाल हबशी ही होंगे। उनको पता था, लिहाजा वो पका रहे थे मुझे, और जब वो पक गया मैं तो मुझे ख़रीद लिया। वो क्या कहते हैं, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, सरकार ने ख़रीद के अनमोल कर दिया। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। हज़रत बिलाल हबशी की मिसाल लें, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये मेहनत है, ये इखलास है। कि अब इस मिसाल में हम देखते हैं कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्सियत को मॉडलाइज कर लिया। अहद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं का नाम उनकी ज़ुबान पे था, और ज़ुबान पे कोले रख दिए जाते थे, फिर भी जो है वो अहद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़ुबान से नहीं जाता। उन्होंने कहा मेरी चमड़ी उधेड़ दो, मुझे मार दो, जान ले लो, जिस्म के हिस्से भी काट दो, लेकिन मेरी ज़ुबान से अहद और मोहम्मद कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। ये था उनका उनके मॉडल। उन्होंने मॉडलाइज़ किया और उसके ऊपर कुर्बानी भी दी, मेहनत भी की, हार्ड वर्किंग भी, और जो मकाम हासिल किया आपके सामने है। और उस जो बीज था हज़रत बिलाल हबशी की शक्ल में, उसका जो फल पक्का है, तो आप देखें कि आज सैयदना वही हबशी जो है, जो हबशी बिलाल थे, अब सैयदना बिलाल के नाम से जाने जाते हैं। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में हाज़री का मौका मिला, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जो चाबियाँ हैं, जो चाबी परदार हैं, वो हज़रत बिलाल हबशी की नस्ल से हैं, उनके पास है वो चाबी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहिनी तरफ जो है, इस हाथ पे जो है वो बैठे होते हैं कुर्सी पे, उधर ही उनका हुजरा है, उन्होंने अंदर जाना होता। उनको बोसा लेने की सआदत में मिली हज़रत बिलाल हबशी की नस्ल में से। ये बहुत बड़ा आज़ाज़ है, किसी के पास नहीं है, उन्हीं के पास है।
तो जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तो सरकार ने ख़रीद के अनमोल कर दी। तो अब उनकी बेशुमार चीज़ें हैं जो मतलब वक़्त, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपली कुछ लाइंस में कि आपने मॉडलाइज़ करना, उन्होंने मॉडलाइज़ कर लिया, उन्होंने हासिल कर लिया, आपने भी मॉडलाइज़ करना है, आपने भी हासिल करना है। अब जब आप जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ भी, तो आपने देखना है कि आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स भी आती हैं, जैसे हज़रत बिलाल हबशी की राह में आई। अब मिसाल लेते हैं कि आप किसी गांव की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी वालदा की रिहाइश है और आपने वहाँ पे पहुँचना है, अंधेरी रात है, आप पैदल जा रहे हैं, रास्ते में यकदम अंधेरे में कुछ कुत्ते निकल आते हैं, आपके ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। अब जब कुत्ते भौंकते और बड़ी तादाद में हैं, तो आप डर सकते हैं, डर जाते हैं। वहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है कि आप कुत्तों के डर से वापस आ जाएं। ऑप्शन 2 है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप उनको चकमा दे के किसी ना किसी अंदाज से जो है वो आगे निकल जाए, अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। तो समझदार शख्स वही है कि जो कुत्तों के डर से अपनी मंजिल खोटी नहीं करता, बल्कि किसी ना किसी अंदाज में वो जो है वो आगे चला जाता, आगे निकल जाता है। तो आपने भी जब मंजिल की तरफ जाना है, तो मतलब अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप समझदार हैं, समझदार रहा इशारा काफ़ी است। तो ऐसे लोग मिलते हैं हमें जिनको आपने जो है वो नो लिफ्ट पे रखना है, नो लिफ्ट पे रखना है, क्योंकि आपका टारगेट है वो टारगेट जो आपने जहन में रखा हुआ है, अपने जहन में, जो किसी को नहीं मालूम। आपके पास एक कीमती चीज़, आपने उसको लेके चलना है, तो फिर आप आगे की तरफ निकल जाएंगे, अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। तो बहुत हार्ड वर्किंग जो है, कुर्बानी जो है आपको देनी पड़ती है, कमिटमेंट तो आपको निभाना पड़ती है। अच्छा, इसके बाद जो मतलब नेक्स्ट चीज़ हम इसको डिस्कस करेंगे वो है आपकी ड्रेसिंग, कि आपकी पर्सनैलिटी आपने डेवलप करनी है, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना, तो आपकी ड्रेसिंग भी उसी तरीके से होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अजीबो-गरीब किस्म की ड्रेसिंग है, जेंट्स की ड्रेसिंग देखते हैं तो वो भी अजीबो-गरीब, मतलब अजीब ही लग रही होती है, गरीब तो नहीं कह सकते हम उसको। अब लेडीज़ को देखें तो वो उनके भी कपड़े वगैरह हम देखते हैं तो अजीब ही। अब ऐसे टीचर अगर हम देखते हैं तो हम मतलब कैसे ऐसे कपड़ों के साथ जो है रोल मॉडल अपने आप को बना सकते हैं। तो जिसको आप रोल मॉडल बना रहे हैं कि उसकी ड्रेसिंग का भी पता होना चाहिए कि मतलब कैसी है, बेहतर है, अकॉर्डिंग टू द वेदर है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन है, वो आपने जो है वो देखनी, उसके मुताबिक चलना है। मेरे अजीज़ जिनको मैंने मतलब अपनी लॉ की फील्ड में मॉडलाइज़ किया, राना एजाज़ अहमद खान साहब, साबिक़ वज़ीर कानून पंजाब, तो हमारे उस्ताद भी, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। तो एक दिन मैं मतलब उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा जी मुझे कोई टिप्स दें वकालत के प्रोफेशन में कामयाबी के लिए। तो उन्होंने कहा पुत्र बड़िया चीज़ां ने, लेकिन एक चीज़ तू मतलब जेहन च रखनी है अपने ड्रैसिंग के हवाले दे नाल कि जो तू कोट आना तो घरों जो निकलना है ना, तो तेरी कॉलर ते मैल नहीं होना चाहिए, टाइट लगी होनी चाहिए है, कोट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए है, शूज़ पॉलिश और जुराबें जो है वो धुली हुई होनी चाहिए, और आपके सर पे जो है वो कंघी होनी चाहिए। अगर आप शेव करते हैं तो आपकी शेव प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी लुक है, आउटर लुक जो है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए, और वहाँ पे आप टाइम पे आके जो है वहाँ पे आके बैठ जाए। मतलब बाकी चीज़ें मुझे बाद में बताई, जो पहले चीज़ बताई वो ड्रेसिंग के हवाले से थी कि आपने अपनी ड्रेसिंग को जो है वो बेहतर करना है। तो ड्रेसिंग किसी भी प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हम कोर्ट्स में भी पेश होते हैं तो वहाँ पे भी जज साहबान, हमारे रिस्पेक्टिव जो है जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो भी देख रहे होते हैं, बातें भी सुन रहे होते हैं, गुफ्तगू भी समाअत फरमा रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं कि इस बंदे की जो है वियर एंड टियर कहते हैं, इसकी ड्रेसिंग कहती है। तो वहाँ पे भी बिलीव यू मी आपको नंबर मिलते हैं। तो उस वक्त आप नहीं बोल रहे होते, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है वो चीख के, आपकी ड्रेसिंग चीख के बता रही होती है कि आप मतलब किस माइंड के जो है बंदे हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, तो अगला जो हमारा जो चीज़ होगी वो होगी लव टू वर्ड्स ह्यूमन बीइंग, इंसानियत से मोहब्बत करें।
अल्लाह के हकूक़ हैं, बंदों के हकूक़ हैं। आप हकूक़ुल इबाद अदा करें, करते हैं, आप हकूक़ुल्लाह अदा करें, करते हैं। अब दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है। अल्लाह रब्बे कायनात 70 माहों से ज़्यादा शफ़क़त फरमाता है इंसान के साथ। बरोज़े क़यामत जब मतलब वो दिन होगा तो वहाँ पे अल्लाह ताला अपने हक़ जो है वो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदे के हक़ जो है, बंदे के हकूक़ उस वक़्त तक वो माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा नहीं माफ़ करेगा। तो ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े भी पहन लें, मेहनत भी करें और आपके पास इल्म भी बहुत ज़्यादा आ जाए, लेकिन जो खुदा की मखलूक है, जो ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, आप उनको लताड़ना शुरू कर दें, आप उनकी कत्लो गारत शुरू कर दें, आप उनकी इंसल्ट करना शुरू कर दें, आप उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। आप इससे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते, आप पर्सनैलिटी ग्रो नहीं कर सकते, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होगी इससे। तो ये फैक्टर है कि आपने ह्यूमन बीइंग से मोहब्बत करनी है, इंसानों से मोहब्बत करनी है। और जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो जैसे पूरी दुनिया को आपने अरबों लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया। और इसी तरीके से एक बंदे को ज़ख्मी करना भी तो ऐसा ही है ना मेरे भाई। आप इस पर गौर करें कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो है अल्लाह के हकूक़ और बंदों के हकूक़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये उसी वक्त आपको इसमें पता चलेगा जब अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन टच विद रिलीजन और अल्लाह के साथ जो है आपका राब्ता हो, अल्लाह की ज़ात पे आपका यकीन हो। जब आप मज़हब से राब्ता रखेंगे, मज़हब के साथ टच होंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर आपका यकीन बनेगा। जब ये यकीन बनेगा, आप कुरान और सुन्नत की तरफ आप जो है वो जाएंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप उलमा इकराम के पास बैठेंगे, आप स्कॉलर्स के पास बैठेंगे, आप उनसे लर्न करेंगे, हासिल करेंगे, आपकी एक चीज़ जो है वो बनती चली जाएंगी। और जब आप सोशल होंगे तो लोगों से प्यार मोहब्बत भी आपका बढ़ेगा। आप देखेंगे अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है, अल्लाह की ज़ात पे आपने यकीन रखना है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। रिज़्क़ तो उसी ने देना है, उसने वादा किया हुआ है रिज़्क़ का। तो रिज़्क़ किसी के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। और मैं यकीन के हवाले से ये कहता हूँ कि जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम बहक गए। और मैं उसकी ज़ात पे ऐसे यकीन रखती हूँ जैसे कदमों के नीचे ज़मीन रखती हूँ। तो ये आपका यकीन है जो आपको कहीं पहुँचा देता है, क्योंकि मुहावरा भी है, यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। तो अपना यकीन जो है अल्लाह की ज़ात पे रखें और अपने मज़हब के साथ जो है वो आप लगाव रखें, उसके साथ आप टच रहें। फिर आपको जो है हकूक़ुल्लाह का भी पता चलेगा, हकूक़ुल इबाद का भी पता चलेगा। जब अल्लाह पे यकीन करते हैं तो फिर आपने जो है वो अपने ऊपर भी यकीन करना है, अपने ऊपर एतमाद करना। अगला जो मेरा एसेंशियल है वो ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पे यकीन करें, तो अपने आप पे यकीन। कायदे आज़म अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, खुद ही में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू किसी का नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तू किसी का नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने बारे में आप सोच लें और खुद ही के ऊपर जो है बेशुमार अल्लामा साहब के मतलब अशार हैं, पोइट्री है, आप उनको पढ़ें। आप उनसे अल्लामा इक़बाल के शाहीन हैं, और वो शाहीन जो है वो सबसे पावरफुल परिंदा है, सबसे स्पीडियस्ट परिंदा है, और वो वहाँ रहता है जहाँ पे कोई परिंदा ही नहीं रहता। आप शाहीन हैं, तो अपने ऊपर यकीन रखें कि आप सबसे बेहतर हैं, आप कर सकते हैं। आप अल्लाह की पूरी मखलूक में सबसे बेहतर हैं। तो अपने ऊपर जो है आप यकीन करें कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। क्योंकि मतलब कॉमन से लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल, खुद कह रहा होता है कि आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, मैं मुमकिन हूँ, मैं मुमकिन हूँ, मुझे कर लो, मुझे कर लो, मुझे कर लो। तो अगर आपको अपनी ज़ात पे यकीन नहीं होगा तो फिर आप मुश्किल है कि टारगेट अचीव करें। मैंने शेर पढ़ा, मैं उसकी ज़ात पे ऐसे यकीन रखती हूँ, मैं उसकी ज़ात पे ऐसे यकीन रख जैसे कदमों के नीचे ज़मीन रखते हैं। ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, ऐसा आपके ऊपर जो है वो
ट्रस्ट होना चाहिए। हम जब प्रेजेंटर की ट्रेनिंग ले रहे थे चाइनीज़ से, तो जब हम स्टेज पे वहाँ पे आते थे तो स्टेज पे आते हुए हमारी टांगें घबराती थी। तो चाइनीज़ टीचर हमेशा फिर एक बात कहते थे बेटा कि अगर आपने इस स्टेज को अपने सर के ऊपर सवार कर लिया तो कभी भी आप स्टेज पे काबू नहीं कर सकते। स्टेज एक सर्कस घोड़े की तरह है और इसको पाँव के नीचे दबा के रखें। और वो कहते थे कभी भी स्टेज के दरमियान में नहीं खड़ा होना, स्टेज के ऊपर आपने जो है वो खड़ा होना है। तो मतलब ये सारी जो हमारे असातिज़ा कराम ने हमें बताया कि अपने ऊपर आपने ट्रस्ट करना है। जब आप अपने ट्रस्ट कर लेंगे तो आप अपने टारगेट को अचीव करते चले जाएंगे। और ये भी आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, इसका एक हिस्सा है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो है आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज़े गुफ्तगू दूसरे के साथ। अब आप जब एज ए टीचर कहीं पे लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो अब वहाँ पे बच्चों की एज आप देख रहे होते हैं कि कैसी है। फिर उसके बाद अगर कहीं पे आप स्पीच कर रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे देखना होता कि मेरे ऑडियंस कौन है। या आम रूटीन ज़िंदगी में आप बहन भाई अज़ीज़ रिश्तेदार को मिल रहे हैं, आप अहले मोहल्ला को मिल रहे हैं, किसी मीटिंग में आप बैठे हुए हैं, कभी आपसे कोई अमीर मिलने के लिए आता है, कोई गरीब मिलने के लिए आ जाता है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग आ जाते हैं। तो क्या आपने एक ही टोन में उनसे गुफ्तगू करनी है, या फिर आपने अमीर और गरीब से एक ही लहजे में बात करनी है, या एक पढ़ा लिखा शख्स है और एक अनपढ़ शख्स है, आपने दोनों से सेम नॉलेज के साथ बात करनी, इल्म के साथ बात करनी है। तो कैसे आपने कम्युनिकेट करना है अपने दोस्तों के साथ जो आपसे जो है वो कंसर्न है, जिनसे आप महवे गुफ्तगू हैं। तो एक मैं बड़ी मतलब वाज़ेह मिसाल आपको मैं देता हूँ जिसमें आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने कम्युनिकेशन लेवल आपका क्या होना चाहिए। अगर आपके पास इल्म ज़्यादा है तो आपने कैसे कम्युनिकेट करना है वहाँ पे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से हम हदीस लेते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कम्युनिकेशन करते थे, जब गुफ्तगू करते थे, लोगों से मुखातब होते थे, क्या करते थे? लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, कबाइल के लोग उनके पास आते थे, पढ़े लिखे लोग उनमें होते थे, उनमें अनपढ़ लोग भी होते थे, तो उनमें बद्दू भी होते थे जिनको बोलने का तरीका ही नहीं आता था, अपनी बात प्रेजेंटेशन का नहीं उनको पता होता था कैसे प्रेजेंट करनी है। तो जब ऐसे लोग आते थे तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नवाज शफ़क़त से पेश आते थे। सारे जहानों का इल्म हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन जितना इल्म मेरा ईमान है कि कायनात में किसी भी पर्सनैलिटी के पास नहीं है। लेकिन जब बुद्धू आते थे, कबाइल के लोग आते थे, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लहजे में और उनके अंदाज़ में, उनकी फ़हम के मुताबिक, उनकी अक्ल के मुताबिक, उनकी विजडम के मुताबिक गुफ्तगू करते थे। एक बद्दू के सामने वो इस तरीके से गुफ्तगू नहीं करते थे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स हूँ, या ऐसा इल्म उनके सामने नहीं पेश करते थे जो उनको वो समझ ना सके। वो ऐसी गुफ्तगू फरमाते थे कि उनको समझ आ जाए। आप जो अल्फाज ज़ुबान से निकाल रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को आसमान पे बिठा लें, अगले की नज़र में उसको समझ ही ना आए, उसके जहन के ऊपर से गुजरता चला जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि कम्युनिकेशन जो है, जो आपकी टॉकिंग है, जो आपकी बातचीत है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका मुद्दा, आपका मकसद जो आपके दिल में या माइंड में है, आप अगले बंदे को समझा लें। तो जितने आसान अंदाज में वो समझ सकता है, आप वो तरीका इख्तियार करें। ठीक है, कभी पॉज दें, कभी रुक जाएं और फिर उनसे गुफ्तगू करें। और कोशिश करें, जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन में बताने वाला हूँ, कि आप अपने कानों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कम करें। इसमें हिकमत है एक कि 2 कान और 1 ज़ुबान है।
तो अगर हम इसको तरतीबवार भी देखते हैं तो इसका मतलब है ज़ुबान को कम इस्तेमाल करना है और कानों को ज़्यादा इस्तेमाल करना, सुनना ज़्यादा है, एब्जॉर्ब आपने ज़्यादा करना है। और जब आप ये काम करते हैं तो अक्सर औक़ात हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि बोल के गुफ्तगू के दौरान वो शख्स ज़्यादा गया होता है जिससे हम बोल रहे होते हैं, लेकिन बाद में हमारी तारीफ़ कर रहा होता है, यार ये बंदे की गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत बोलता है। हालांकि हमने तो बोला ही नहीं होता उसमें, हमने तो सिर्फ सुना होता है, लेकिन वो आपसे इंस्पायर हो जाता है कि आप उसकी गुफ्तगू को जो है वो समाप्त कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आप बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, अगले को सुने ना, नहीं नहीं नहीं। कम्युनिकेशन का पार्ट ये भी है कि अगला बोले आप सुने। तो इससे जो एक रिलेशन जो है आपका और आपके सामने जो बैठा हुआ शख्स है स्ट्रॉन्ग होता है, पॉजिटिवली वो आपके करीब आ जाता है, आपके लिए उसके दिल में खूबसूरत जज्बात पैदा होते हैं, अच्छे अल्फाज पैदा होते हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचता है। तो कम्युनिकेशन जो है आप बेहतर करें, फिर आप कॉपी करें, देखें। और आजकल तो मतलब क्लासेस होती हैं कि वैसे आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, आपने गुफ्तगू कैसे करनी है। आप जॉब में जाएं, इंटरव्यूज़ वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे भी मैनर्स देखते हैं, ठीक है। आपके अंदर कितना इल्म है, आपकी एजुकेशन कितनी है, जैसे ही आप ज़ुबान से बोलते हैं आपको पता चल जाता है। आपने मैनर्स कितने सीखे हुए हैं, आप कितने अखलाक के पाबंद हैं, आप कितने अखलाकियात जानने वाले हैं, तो वो आपकी डिग्री से पता नहीं चलता, आपके मुंह से लिखने हुए अल्फाज से पता चलता है। तो जब आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करेगा। और ये अब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए कि आपने जो है ना सबसे पहले आप मॉडलाइज़ करना है किसी शख्स को, और जिसको आपने कॉपी करनी है, फिर आपने इसको प्लान करना है कि कॉपी कैसे करना है, मैंने इसके नक्शे कदम पे कैसे चलना है। और उसके लिए आप डेफिनेटली जो है वो नॉलेज हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे मुख्तलिफ सोर्सेज से। फिर जो इल्म हासिल करेंगे, गेन करेंगे, फिर आप अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आपकी तरफ कोई उंगली उठा के ना दे सके। और इसके लिए आपको हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होगी, आपको मेहनत की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, आप इसमें आप चलते चले जाएंगे। फिर आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आप कि वियर एंड टीयर आपका कैसा है। आप जो है अगला जो स्टेप आपका होता है कि आप ह्यूमन बीइंग से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं, आप हकूकुल्लाह, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा हकूकुल इबाद का कैसे ख्याल रखते हैं। फिर आप अपने मज़हब से कितना टच है, अल्लाह की ज़ात पे आपको कितना यकीन है, उसके बाद अपने ऊपर कितना यकीन है, और उसके बाद आखिर में जो भी मैंने डिस्कस किया कम्युनिकेशन आपकी कितनी पॉजिटिव है। ये आपके एसेंशियल्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप जो है वो कर सकते हैं। आपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लेके आ सकते हैं और अपना व्यू जो है वो आपका भी बदलेगा, लोगों का भी बदलेगा। नज़र बदलेगी, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलेगी, सितारे बदल जाएंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने दी हैं आपकी सोच को बदलने के दी हैं कि आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, इसके ऊपर अमल करें और रिज़ल्ट लें जो आप चाहते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो इससे थोड़ा सा हटके है लेकिन इसका हिस्सा भी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, आपने काम करना है जो आमतौर पे मतलब नहीं बताया जाता। आपने टारगेट सेट किया किसी भी काम के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से। तो आपने कितना रिज़ल्ट ले लिया है, तो आपने एक काम करना है और वो काम ये है कि मेडिटेशन, मुराकबा। आपने मुराकबा करना है किसका, गुज़रे हुए महीने का। फ़र्ज़ करें आप महीने के बात करते हैं, एक महीना जो आपका पिछला गुज़रा है आप उसका मुराकबा करेंगे। कैसे करेंगे, उसका जो मैं तरीक़ाकार इख्तियार करता हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया हुआ है कि महीने के बाद मैं एक सेपरेट कमरे में बंद हो जाता हूँ और उसमें मेरा लैपटॉप होता है, मेरी बुक होती है, नोटबुक होती है, पेंसिल होती है, पानी होता है, खाने पीने की जो मतलब ड्राई चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे मौजूद होती हैं, ताकि मुझे खाने के लिए, पानी के लिए जो है ना वो बाहर ना निकलना पड़े। मेरा मोबाइल ऑफ़ हो जाता है, बिल्कुल ऑफ़ हो जाता है, ताकि मोबाइल भी मैं ना देखूं। अब उसमें होता ये है कि मैं कमरे में बंद हो गया, अगला स्टेप क्या है कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं, मैं सो गया हूँ।
मेरा दिल कर रहा है कि मैं उठ जाऊँ, मैं उठ गया हूँ। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना सोशल मीडिया पे कुछ करूँ, तो मैं लैपटॉप पे ही। मेरा दिल कर रहा है मैं कोई मूवी देख लूँ, मैं कोई ड्रामा देख लूँ, मैं वो जो है वहाँ से लैपटॉप से मतलब देखना शुरू कर देता हूँ। जो मेरा दिल कर रहा होता है ना, मैं मतलब वो करना शुरू कर देता हूँ उसमें। अब डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है किसी भी किस्म की मेरे साथ। अच्छा, खाने को दिल किया, खा लिया, पीने को दिल किया, मैंने जो है पी लिया। अब इसमें 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन 24 घंटे भी लग जाते हैं, और बाज़ का जो है मुझे 2-2 3-3 दिन भी मतलब मैंने इस कैफियत में गुजारे हैं। अब मैं सो के उठाऊँ तो फिर मैं अब ना वो कैफियत लाने के लिए, वो फीलिंग्स लाने के लिए फिर आप ना मतलब आंखें बंद किए हुए हैं और लेट गए हैं या बैठ गए हैं, आप जो भी आपको ईजी कंडीशन नज़र आती है, आप पीछे चले गए कि मैंने क्या टारगेट सेट किए थे और मैंने क्या क्या किया। अच्छा, अब जब आप बंद आँखों से देखेंगे ना अपने आप को, विजुलाइज करेंगे सारी चीज़ों को, पिछले महीने को, तो बिलीव यू मी कि पूरा महीना आपकी हथेली पे आ जाएगा। जो आपने अच्छा किया वो भी आपको नज़र आएगा, जो आपने बुरा किया वो भी आपको नज़र आएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, आपको अपनी अच्छाइयाँ भी नज़र आएंगी, आपकी मिस्टेक्स भी नज़र आएंगी। और अच्छाइयों और मिस्टेक्स को देख के फिर आप आगे प्लान करते हैं कि अगले महीने मैंने बेहतरीन में कैसे लानी है, मैंने इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, मैंने इसमें डेवलपमेंट कैसे करनी है। और उसका तरीक़ाकार होता है कि अगर आपको जहन से बातें निकल जाती हैं, आपने करना क्या है, आपके पास पेंसिल है, पेन है, एक आपके पास एक नोटबुक पड़ी हुई है, वो खुली हुई है, आप आंखें बंद किए जो है ना पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए हैं, 14वें दिन में पहुँचे हुए हैं, 15वें दिन में पहुँचे हुए हैं। आपके जहन में एक बात आई है, आपने ना आंखें बंद की है कि ये नोटबुक पड़ी हुई है, आपने वहाँ पे सिग्नल दे दिया है, इशारा दे दिया है, राइट डाउन नोट्स वहाँ पे ले लिया कि ये जो आपको समझ आ जाए कैसे है। अच्छा, फिर आपको सोचना है, फिर उस पर लिख लें, तो वो आपको चीज़ें जो है वो याद रहती जाएंगी। जब आप उस मतलब प्रोसेस से उठेंगे तो फिर आप उसको खोल के देख सकते हैं। एक पॉइंट जब आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लिक कर जाएंगी। तो वो इस तरीके से आप जब वो मेडिटेशन का पीरियड गुजारते हैं तो एक बहुत सारी चीज़ें आपके पास आउटपुट की शक्ल में हो जाएंगी, जो आप नेक्स्ट मंथ प्लान कर सकते हैं कि मैंने अब कैसे करना है, मैंने अपनी खामियों को कैसे दूर करना है और मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कैसे करना है। तो ये आप महीने बाद कर लें, ये आप हफ्ते बाद 2-3 घंटे के लिए कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है। बट मतलब आई रिकमेंड कि आप ये ज़रूर किया करें। आप आंखें बंद करने वाला काम जो है वो ज़रूर आंखें बंद करके, जो अंदर की आपकी आंखें हैं ना, जो दिल की आंखें हैं, जो जहन की आंखें हैं, उनसे अपने आप को एनालाइज़ किया करें कि मैंने क्या किया है और मैंने क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आखिर में जी सारा मेडिटेशन जैसे मैंने गुजारिश की, अब मतलब आपने ये कर लिया तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। और वैसे भी जो है आप सवाल सोचेंगे कि अगर ये भी नहीं करता, मुराकबा भी नहीं करता, मेडिटेशन में भी नहीं जाता, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो भाईजान सिंपल बात ये है कि गुलाब को नहीं बताना पड़ता कि मैं गुलाब हूँ। उसकी खुशबू जब स्प्रेड होती है तो हर एक को पता चल जाता है कि ये गुलाब है। जब आप पॉजिटिवली चल रहे हैं, डेवलपमेंट आपकी हो रही है, तो फिर आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ है, सोसाइटी के साथ है, तो वो सोसाइटी वाले खुद आपको, दोस्त है, आप खुद आपको बताएंगे कि आप में ये क्या हो गया, आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, आपके तो मतलब कोई बटन ढीले हैं या ज़्यादा कस दिए गए हैं कि आप में ये चीज़ें आ रही, ये चीज़ें आ रही, ये चीज़ें आ रही। ठीक है, हो सकता है कि आपको मजाक भी करे, जोक भी करे, लेकिन फिर भी आपने मुस्तकिल मिजाज रहना। जैसे मैंने कुत्तों वाली मिसाल दी है कि कुत्ते तो भौंकते हैं तो उनको नहीं कहना, उनके मुंह पे भी नहीं कहना आपने कि वो माइंड ना कर दें कि भाई हमें कह दिया, अपने जेहन में रखना है। तो आपने यही समझना है, ये कहते रहते हैं मैंने आगे चलना है। ठीक है, आपने ग्रो करना, पॉजिटिवली ग्रो करना है। दूसरी बात मुझे एक लतीफ़ा भी याद आ रहा है, ऐसे नहीं करना आपने कि एक बाजी थी तो उसको मतलब एक अंगूठी उसने ली हीरे की। तो अब औरतों की ये बात होती है, लेडीज़ की ये बात होती है कि जो चीज़ सूट नया ले लिया, कोई अंगूठी नहीं ले ली, शूज़ नहीं ले लिए, घर की कोई चीज़ नहीं ले ली, तो उसको ना वो कोई उसकी तारीफ़ करे। तारीफ़ की बड़ी लेडीज़ भूखी होती हैं कि उनकी तारीफ़ करे।
अब उसने जब हीरे की अंगूठी ली तो वो उसको प्रेज ही नहीं किसी ने किया, नोटिस ही नहीं लिया कि इसने ली हुई कि नहीं। अब वो ऐसे बड़ी परेशान हो गई है कि मैंने तो हीरे की अंगूठी ली हुई है, जैसे मैंने भी पहनी हुई है, ये हीरे की नहीं है वैसे। अच्छा, तो मैं अब कैसे दिखाऊं, मतलब इतनी महंगी मैंने अंगूठी ली हुई है तो कोई भी मेरी तारीफ़ नहीं कर रही। अब वो प्लान करती है, प्लान क्या करती है कि अहले महल्ला को, जो लेडीज़ उसकी दोस्त होती है, जिनको जलाना भी होता है, शरीका नूं अग लगती, अग भी लानी होती है, उन्होंने बुला लेंगे अपने घर। अब वो जो आती हैं चाय पे पिलाती हैं, चाय जी चाय पीते हैं, तो मकसद तो कुछ और होता है। अब वो चाय मतलब पी रही होती हैं, तो अब कोई भी नोटिस नहीं ले रहा होता कि इसने जो अंगूठी पहनी हुई है। अच्छा, अब वो सोच रही होती है, कंप्यूटर काम कर रहा था, ज़हन काम कर रहा था कि अब अंगूठी कैसे दिखानी है। तो अब अंगूठी उसने इस हाथ में पहनी होती है, ठीक है, इस उंगली में अंगूठी पहनी होती है। तो वो कहती है जी भैनों तुसी ना सारे ना लाइन च लग के बह जाओ। अब वो जब ऐसे 2-3 दफ़ा हाथ घुमाती है तो फिर पता चलता है कि ये अंगूठी भी बाजी ने जो है वो ली हुई है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लोगों को नहीं बताते फिर कि बताओ कि मेरी पर्सनैलिटी जो है डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, मैं चेंज हुआ हूँ कि नहीं हुआ, बेहतरी हुई है कि नहीं हुई, इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं। अंगूठी की तरह नहीं, गुलाब की तरह, बी अ रोज़, बी अ रोज़, बी अ गुलाब। आप खुद, लोग आपको बताएंगे कि आप में डेवलपमेंट कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। तो ये हमने समराइज़ करने की कोशिश की है कि हम आपको मतलब बता सकें कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आपने कैसे करनी है, और लेडीज़ के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है, एज ए टीचर भी है, और अगर किसी और प्रोफेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और आप खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे अटारा फाउंडेशन के मतलब तावन से ये ट्रेनिंग जो ये सेशन जो है हमने कंडक्ट किया है, तो मैं इनको डेडिकेट भी करता हूँ कि सुना सुना के तेरे फसाने को राह पे लगा रहे हूँ ज़माने को। तो ये ज़माने को अटारा फाउंडेशन वाले माशाल्लाह शेख अर्शद साहब ये लगा रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से मतलब आगे लोग जो है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और हर एंगल से जो है वो मैक्सिमम जो है अपने आप को डेवलप कर सके। इनका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। अब इंशाल्लाह कोई मेरी किसी को बात बुरी लगी हो कि अल्फाज में उनसे पेशगी मतलब माज़रत चाहूँगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी ट्रेनिंग में किसी सेशन में फिर हाज़िर होंगे। तब के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।